फ्रेंड्स, हम पिछली वीडियो में ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ज्योग्राफी में हम भौतिक प्रदेश के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, इसका हम लोग कुछ पार्ट पढ़ लिया था। आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन दूसरा पार्ट। उसमें हमने देखा था कि फिजिकल डिवीजन में हमने ये देख रहे थे कि पहला पार्ट पढ़ लिया था, सो उसको बाद में पढ़ेंगे। आज अर्थ हेडिंग डाल लीजिएगा फ्रेंड्स, अर्धशुष्क प्रदेश। कल शुष्क प्रदेश तक पढ़ लिया था, आज अर्धशुष्क प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आगे अर्धशुष्क प्रदेश के अंदर क्या है कि 4 डिवीजन है। अब अर्धशुष्क प्रदेश में आता है, पहला आता है लूनी बेसिन। ठीक है। अब लूनी बेसिन के अंदर आपको याद रखने डायरेक्ट चीज़ें याद रख लो आप। तो जैसे लूनी बेसिन है, इस लूनी बेसिन को बोला जाता है गौड़वाड़ बेसिन। ठीक है, गौड़वाड़ बेसिन बोला जाता है इस लूनी बेसिन को। दूसरा आपको याद रखना है कि इसका विस्तार कहाँ है, तो इसको विस्तार याद रखना है। जैसे लूनी का जो नदी है ना, लूनी, उसी का विस्तार इसी का विस्तार माना जाता है। तो देखो लूनी नदी का विस्तार है अजमेर, पाली, जालौर, बाड़मेर और सिरोही। ठीक है, तो देखो लूनी बेसिन को गौड़वाड़ बेसिन बोला जाता है। इसका विस्तार जो है लूनी बेसिन का अजमेर, पाली, जालौर, बाड़मेर और सिरोही के अंदर है। ठीक है, आगे देखें तो इसमें एक रन है जिसका नाम है नेहड़ रन। तो नेहड़ रन स्थित है, बस इतना ही याद रखना है आपको। तो नेहड़ रन स्थित है। फिर आगे अगला पॉइंट लिखना है आपको कि इसके अंदर एक काला भूरा डूंगर पाया जाता है, काला भूरा डूंगर। अब ये काला भूरा डूंगर कहाँ पाया जाता है, तो लूनी नदी के पूरब में, लूनी नदी के पूरब में स्थित है। ठीक है, कितनी चीज़ बताई? 4 चीज़। लूनी नदी है, उसको गौड़वाड़ बेसिन बोला जाता है। उसका विस्तार अजमेर, पाली, जालौर, बाड़मेर और सिरोही के अंदर है। नेहड़ रन स्थित है और काला भूरा डूंगर स्थित है, लूनी नदी के पूरब में है। ठीक है, आगे मैं एक चीज़ बताऊँ आपको यहाँ कि एक 56 की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वो भी स्थित है। 56 की पहाड़ियाँ स्थित। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बस इसके अंदर यही चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसके अंदर है क्या चीज़ है ना। बाकी जालौर के अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं इंसेलबर्ग नाम से, है ना। मतलब क्या है, जालौर में ग्रेनाइट से निर्मित जो पहाड़ियाँ हैं ना, उन पहाड़ियाँ जो है ना गुंबदाकार होती हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, गुंबदाकार पहाड़ियाँ जो होती हैं उनको इंसेलबर्ग के रूप में। तो वो तो इतना ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो बस इतना ही याद रखना कि लूनी बेसिन है, उसको गौड़वाड़ बेसिन बोला जाता है। इसका विस्तार अजमेर, नागौर, पाली और अजमेर, पाली, जालौर, बाड़मेर और सिरोही के अंदर है। नेहड़ रन स्थित है, काला भूरा डूंगर स्थित है जो लूनी नदी के पूरब में है और 56 की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, बी पॉइंट पढ़ते हैं। इसी का मतलब अर्धशुष्क प्रदेश के अंदर दूसरा पार्ट है जिसको बोलते हैं नागौर उच्च बेसिन, नागौरी उच्च भूमि। अपन पढ़ रहे थे नागौरी उच्च बेसिन, है ना। नागौरी उच्च बेसिन के अंदर आपको याद रखना है कि जो सर्वाधिक लवणीय झीलें हैं ना, इसी भूमि के अंदर पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक लवणीय झीलें हैं वो इसी प्रदेश के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको याद ज़रूर इम्पोर्टेंट करनी है कि एक चीज़ बांका पट्टी है। ठीक है, सर्वाधिक लवणीय झीलें कहाँ पाई जाती है? नागौर में। अब जिला भी याद कर लो आपको, नागौर में, है ना। सर्वाधिक लवणीय झीलें नागौर में पाई जाती हैं। इसके अंदर दूसरा फैक्ट याद करना नागौरी उच्च बेसिन के अंदर कि यहाँ बांका पट्टी
बांका या कोवड़ पट्टी, कोवड़ पट्टी स्थित है। अब ये कहाँ तक है स्थित है, क्योंकि ये देखो ये जो बांका पट्टी है ना, ये वो है कि यहाँ पर सर्वाधिक फ्लोराइड मतलब सर्वाधिक लवणीय झीलें हैं। अब लवणीय झीलें होने के कारण यहाँ फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होगी। इससे क्या है, व्यक्तियों को ना कोवड़ निकल आती है, फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इस कारण से कोवड़ पट्टी का नाम दिया जाता है। ये नागौर से लेकर अजमेर के मध्य स्थित है। कहाँ तक है, नागौर से और अजमेर के मध्य में है ना, नागौर से अजमेर के मध्य में। बांका या कोवड़ पट्टी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बांका और कोवड़ पट्टी स्थित है तो नागौर उच्च बेसिन के अंदर। कहाँ से कहाँ तक है, तो नागौर से लेकर अजमेर तक है। ठीक है, आगे देखो। इसमें सर्वाधिक आपसे पूछा ना, सर्वाधिक मतलब फ्लोराइड की सर्वाधिक समस्या किसमें है। देखो फ्लोराइड की सर्वाधिक समस्या अगर फ्लोराइड की सर्वाधिक समस्या पूछा तो जिला पूछे तो नागौर में है, जिले का नाम पूछे तो नागौर में है। अगर आपसे ये पूछा जाए ना एग्जाम में कि सर्वाधिक मतलब गांव का नाम बता दीजिए जहाँ पर सर्वाधिक फ्लोराइड की समस्या पाई जाती है, गांव पूछे तो गांव में लिख देना आसरखा, है ना, आसरखा गांव है। और आपसे ये पूछा जाए कि तहसील कौन सी है जिसमें सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा है, तो वो लिख देना आप मकराना। क्या क्या बताना है आपको, देखो साथ मैं शुरू से बताता हूँ कि नागौर उच्च बेसिन जो भूमि है ना, इसमें सर्वाधिक लवणीय झीलें पाई जाती हैं, नागौर के अंदर है। अब ये जो इसके अंदर क्या है, बांका या कोवड़ पट्टी स्थित है, जो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, नागौर से लेकर अजमेर तक है। आपसे थर्ड क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जो फ्लोराइड की सर्वाधिक जो मात्रा है ना, वो नागौर जिले में पाई जाती है। गाँव का नाम पूछे तो आसरखा, तहसील पूछे तो मकराना। ठीक है, मैं थर्ड पॉइंट बताता हूँ इसी का, जैसे ए और बी, और यहाँ बताऊँगा सी में आएगा शेखावाटी अंतःप्रवाह। सॉरी फ्रेंड्स, शेखावाटी अंतःप्रवाह। अब शेखावाटी अंतःप्रवाह का मतलब क्या है कि शेखावाटी के अंदर कुछ चीज़ें हैं। इसकी एक चीज़ याद रखना है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई। इस शेखावाटी जो प्रदेश है, शेखावाटी जो क्षेत्र है ना, इस शेखावाटी क्षेत्र की जो समुद्र तल से ऊंचाई है ना, वो है 450 मीटर। ठीक है, आगे याद रखो कि आप तो इसके अंदर डायरेक्ट याद रखोगे तोरावाटी। शेखावाटी में एक नदी, शेखावाटी क्षेत्र में एक नदी बहती है जिसका नाम है कांतली। और उस कांतली नदी जो है ना, उस कांतली नदी के अपवाह जो क्षेत्र है ना, अपवाह क्षेत्र क्या होता है कि नदी का जो ये नदी है, ठीक है ना, अब ये नदी किन किन क्षेत्रों में बह रही है, तो उसके पास वाले जो ज़िले हैं ना उसको बोला जाता है अपवाह क्षेत्र। ठीक है, तो इसका अपवाह क्षेत्र क्या है, तो कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को बोला जाता है तोरावाटी, अपवाह क्षेत्र को। ठीक है ना, तो अब क्या तोरावाटी किसे बोला जाता है, कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को। ये पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा याद रखना है शेखावाटी से अंतर्प्रवाह के अंदर बीड़। अब बीड़ क्या है, तो बीड़ यहाँ पर चारागाह भूमि होती है ना, शेखावाटी के अंदर चारागाह जो भूमि पाई जाती है, लिख देता हूँ, शेखावाटी में पाई जाने वाली चारागाह भूमि। शेखावाटी के अंदर पाई जाने वाली चारागाह भूमि को अपन बोलते हैं बीड़। थर्ड पॉइंट याद रखना है आपको, जोहड़। अब जोहड़ क्या है, तो इसी शेखावाटी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को बोला जाता है तोरावाटी। शेखावाटी में पाई जाने वाली जो चारागाह भूमि है उसको बोला जाता है आपका बीड़। अब शेखावाटी में जो ताने में पाए जाने वाले जो वो होते हैं ना कच्चे कुएँ, लेकिन अब शेखावाटी में पाए जाने वाले की ज़रूरत ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिखता हूँ कच्चे कुएँ। कहाँ पर पाए जाते हैं कच्चे कुएँ, कहाँ पर, शेखावाटी में। एग्जाम में याद रखना फ्रेंड्स इसी चीज़ को, शेखावाटी में पाए जाते हैं उनको ही बोला जाता है कच्चे कुओं को ही यहाँ पर जोहड़ बोला जाता है। लेकिन इन्हीं कच्चे कुओं को ढूंढाड़ क्षेत्र में, ढूंढाड़ मतलब जयपुर, ढूंढाड़ में क्या बोला जाता है इनको, बेरा। तो शेखावाटी में इन कच्चे कुओं को तो बोला जाता है जोहड़, और ढूंढाड़ में क्या बोला जाता है, बेरा। ठीक है, आगे फोर्थ पॉइंट याद रखना है आपको कि सर क्या है, तो मानसून के दौरान जो बन जाते हैं ना तालाब, उनको बोलते हैं मानसून दौरान बनने वाले तालाब, ठीक है,
मानसून के दौरान जो तालाब बन जाते हैं उनको बोलते हैं सर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी तो 4 चीज़ें थी, इसकी भी है ना, इसकी ये ख़त्म हो गया। अब डी ऑप्शन लास्ट में जो इसके 4 पार्ट थे ना अड़सूस प्रदेश के, अड़सूस प्रदेश के 4 पार्टों में से आपने पढ़ लिया लूनी, आपने पढ़ लिया नागौरी उच्च बेसिन, है ना, अपन ने पढ़ा था शेखावाटी अंतर प्रवाह, चौथा पढ़ेंगे अपन घग्गर खड़ी घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन में आपको सिर्फ 3 चीज़ें ही याद रखनी है कि इसका विस्तार तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इसका विस्तार सिर्फ 2 जिलों में है, श्री गंगानगर में है और हनुमानगढ़ में है। ठीक है, आगे देखेंगे अपन। तो इसके अंदर जो गगन नदी है, इसका जो अपवाह क्षेत्र है ना, गगन नदी का अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, इस गगन नदी के अपवाह क्षेत्र को बोला जाता है नाली या पाट। ठीक है, इसके जो उपजाऊ भूमि है ना, इस घग्गर प्रदेश के अंदर जो उपजाऊ भूमि होती है, घग्गर प्रदेश की उपजाऊ भूमि, इस घग्गर प्रदेश की जो उपजाऊ भूमि है उसको बोला जाता है बग्गी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसी के साथ में अपन ने पहला एक पार्ट जो स्टार्ट किया था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उस पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का पूरा पोर्शन, ये पहला टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अभी इस मरुस्थल के अंदर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, है ना, उस अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो पूरा पार्ट था, ये पूरा ये एक ही था, है ना। अपन पढ़ रहे थे शुरू से कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर अपने हिस्ट्री देखी थी उसकी, कब उसका उद्गम मतलब उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बारे में सारी उत्पत्ति के बारे में हम 6-7 पॉइंट डिस्कस किए थे। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बारे में क्या कितना मतलब क्षेत्रफल वगैरह, जनसंख्या, वनस्पति कौन सी पाई जाती है, वो सारी चीज़ें लिखी थी। इसके बाद में हमने देखा था कि इस मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा जाता है, शुष्क और अर्धशुष्क। तो शुष्क वाले प्रदेश का हमने मतलब पढ़ लिया था कल, और आज पढ़ लिया अर्धशुष्क प्रदेश के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में अपन ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, तो वो देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके जो अदर महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखिए एक बार। पहला आपको याद रखना अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर खड़ीन, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिख के हेडिंग डाल लो, एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है ना, मैं लिख देता हूँ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ऐसे आप एक हेडिंग डाल लीजिएगा, उसमें सबसे पहले लिखिएगा खड़ीन। क्या लिखना है? खड़ीन लिखना है आपको सबसे पहले। ठीक है, खड़ीन या प्याला झील है, प्याला झील, एक ऐसी हेडिंग डाल के। अब उसमें अभी क्या होती है खड़ीन और प्याला झील, तो ये मरुस्थल में पाई जाने वाली अस्थायी झीलें हैं। कहाँ पाई जाती हैं खड़ीन और ये? तो मरुस्थल में। कहाँ पाई जाती हैं ये? मरुस्थल में। और कैसी झीलें होती हैं ये? अस्थायी झीलें, अस्थायी झील। 2 पॉइंट ऐसे लिख लेना आप, तो अब ये लिख लेना, यहाँ लिख देता हूँ स्थित। ठीक है, तो कहाँ स्थित हैं? मरुस्थल में स्थित है ना। कैसी झीलें हैं ये? अस्थायी झीलें, स्थायी झीलें नहीं हैं, अस्थायी झीलें हैं। ठीक है, और जिले पूछे तो जैसलमेर। ये 3 चीज़ याद रखना। खड़ीन क्या है? तो ये कहाँ स्थित है? मरुस्थल में पाए जाने वाली जो अस्थायी झीलें हैं उनको बोला जाता है खड़ीन। और जिला पूछे तो कहाँ फैलती हैं ये? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, एक होता है खड़ीन कृषि, खड़ीन कृषि। खड़ीन कृषि क्या है? जो पालीवाल ब्राह्मण होते हैं ना, पालीवाल ब्राह्मण, इन पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो कृषि की जाती है, की जाने वाली कृषि। देखो 2 पॉइंट्स थे। पहला तो था खड़ीन या प्याला झीलें, वो तो मरुस्थल में पाई जाती हैं, अस्थायी झीलें होती हैं, जैसलमेर में पाई जाती है ना ये। लेकिन दूसरा पॉइंट था कि खड़ीन कृषि क्या है? तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो कृषि की जाती है उसको बोला जाता है खड़ीन कृषि। ठीक है, आगे देखेंगे अपन। ये तो हो गए 2। तीसरा आपको याद रखना है रन या टाट, रन या टाट। अभी रन ये क्या होते हैं, टाट क्या होते हैं? तो देखो रन टाट क्या होता है कि लवणीय या अनुपजाऊ जो भूमि होती है ना, अनुपजाऊ
लवणीय या अनुपजाऊ, लवणीय या जो अनुपजाऊ भूमि होती है ना उसको बोला जाता है रन या टाट। ठीक है ना, पूछ ले आपसे एग्जाम क्वेश्चन आ जाए रन या टाट है, रन या टाट के किससे कहते हैं, तो लवणीय या जो अनुपजाऊ, अनुपजाऊ का मतलब क्या होता है, जहाँ कृषि नहीं की जा सकती, और लवणीय का मतलब वहाँ पे भी कृषि नहीं की जा सकती है ना, तो उसे बोलते हैं रन या टाट। तो ऐसी भूमि जहाँ कहाँ होती है, अब ऐसी भूमि है कहाँ, तो देखो सर्वाधिक जो रन है ना, सर्वाधिक रन वो है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, अब जैसलमेर के अंदर ऐसे कौन कौन से रन है ना, तो देखो पोखरन, फलोदी, सॉरी फलोदी नहीं है, फलोदी जोधपुर में आएगा, सॉरी, पोखरन, भाकरी, तीसरा याद करना लवा, एक है कानौत। ठीक है, अब जैसलमेर में कौन कौन से रन है, एग्जाम पूछ लें आपसे कि भाकरी रन स्थित है तो जैसलमेर में, पोखरन स्थित है जैसलमेर में, लवा जैसलमेर। ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि कानौत रन कहाँ स्थित है, तो अब वो बताना है जैसलमेर में। दूसरा और रन कहाँ पर स्थित है, दूसरे हैं जोधपुर में। अब जोधपुर में कौन सी है, तो बाप है, बाप नहीं मतलब पिताजी, बाप, तो बा और नीचे लिख देना पे, तो बा से बाप और ऐसे फलोदी। ठीक है ना, तो देखो बाप एक, तो एक है फलोदी है ना, तो जोधपुर में बाप और फलोदी। तीसरा याद करना आपको बाड़मेर। देखो इनको याद करने का एक चीज़ बताता हूँ। अब बताओ अनुपजाऊ भूमि कहाँ में आई जाएगी, रेगिस्तान में पाई जाएगी ना अनुपजाऊ भूमि, तो वही जिले याद करने जो रेगिस्तान के अंदर आता है, तो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर में देखो थोब रन है, तो सबसे बड़ा रन है ना वो यही है थोब रन। सर्वाधिक रन पूछे तो वो तो जैसलमेर में है, लेकिन सबसे बड़ा रन पूछे ना, सबसे बड़ा रन, तो वो है थोब रन। मैं लिख देता हूँ सबसे बड़ा रन है ये थोब रन। ठीक है, आगे देखते हैं एक और जिला है जिसका नाम है चूरू। इस चूरू के अंदर दो हैं, एक तो है ताल छापर और एक है पनिहारी, पनिहारी लिख लो, कोई भी एक ही बात है। ठीक है, तो कौन कौन से थे, चूरू में था ताल छापर और पनिहारा है ना, और बाड़मेर में अंदर है थोबरन, जोधपुर में है बाप या फलोदी, जैसलमेर में आपको याद ही रखनी है 4 है 4। ठीक है, अब इससे अगला पॉइंट हम याद रखते हैं बोलसन। यहाँ लिख देता हूँ नीचे, नहीं ऊपर लिख देता हूँ, देखो मैं बोलसन क्या है, नहीं बोलसन क्या याद रखना है आपको, बोलसन याद रखना। बोलसन क्या चीज़ है, तो बोलसन में याद रखना है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट बात है बोलसन के अंदर कि ये जो बोलसन है इसमें याद रखना है आपको कि बोलसन होते क्या हैं, जो पहाड़ियाँ नहीं होती कि जैसे ये भी पहाड़ी है, ये भी पहाड़ी है और ये भी पहाड़ी है। ठीक है, इन तीनों पहाड़ियों के मध्य में जो स्थल, जो ये जलवेशन होता है ना, अब यहाँ बीच में पानी है, क्या है, पानी, तो पहाड़ियों के मध्य में स्थित जो जलवेशन होता है उसी को बोलते हैं बोलसन। अब इसका उदाहरण पूछे आपसे, उदाहरण तो आपको पता है जो सांवर झील है ना, ये इसका उदाहरण है, एग्जाम क्वेश्चन आ जाएगा सांवर झील किसका उदाहरण, तो बोलसन का उदाहरण है। तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे मरुस्थल में, लिख दूँ यहाँ मरुस्थल में पहाड़ियों के मध्य में स्थित जलवेशन, पहाड़ियों के मध्य में स्थित जलवेशन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी, आपको लिख लेनी है। उदाहरण पूछे तो ये है, इसमें आपको बना लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि पहाड़ियों के मध्य में स्थित जो जलवेशन है ना वो यही है। आगे याद रखना है आपको, चौथा पॉइंट है, तो 3 4 में हो गए। 5वां फैक्ट याद रखना है, पीवना क्या है, पीवना, तो पीवना का मतलब एक सर्प की प्रजाति है, सर्प की प्रजाति। अब ये सर्प मिलता कहाँ है, प्रजाति, तो ये मिलता कहाँ है सर्प, तो ये सर्प ओनली जैसलमेर, कहाँ मिलता है सर्प, जैसलमेर में ना। 5वां फैक्ट याद रखना है आपको, धोरे। अब ये धोरे क्या होते हैं, और एक याद रखना है आपको 6ठा पॉइंट पे, धरियन। तो देखो धोरे क्या है, तो देखो आपको ऐसे याद रखना है कि धोरे होते हैं लहरदार भालू का स्तूप, लहरदार भालू का स्तूप।
जो लहरदार बालू का स्तूप है उनको तो बोलते हैं धोरे, और जो स्थानांतरित बालू का स्तूप होते हैं स्थानांतरित बालू का टीलों लिख लो, बालू का जो टीले होते हैं स्तूप उनको बोला जाता है दरियन। देखो आपको याद रखना है इन सबको, ऐसे नॉर्मल रूप से याद हो जाएंगे, ये तो ऐसे कुछ नहीं है इनके अंदर। अब देखो दरियन है तो देखो स्थानांतरित है, स्थानांतरित बालू का स्तूप है, और धोरे है वो लहरदार बालू का स्तूप है। पीबना एक सर्प की प्रजाति है, ठीक है। तो याद आराम से हो जाएंगे, बस इनको एक एक बार पढ़ के दो बार पढ़ो इनको, या 3-4 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके याद होंगे और याद हो जाएंगे। इतना नहीं है कोई कष्ट लैंग्वेज हो इसमें, कलिष्ट लैंग्वेज हो, सीधी सीधी बातें हैं, बस याद रखने वाली है ना। आगे देखते हैं 7वां पॉइंट देखते हैं अपन, बाप बोल्डर। अब बाप बोल्डर क्या है, तो आपको पता है कि ये मतलब जो है ना हिमानीकृत कुछ संरचनाएं होती हैं। हिमानी का मतलब होता है बर्फ से निर्मित जो छोटी छोटी मतलब ओले गिरते हैं ना, इसी टाइप के होते हैं। तो हिमानी के द्वारा मतलब बर्फ के द्वारा निक्षेपित जो बड़े कंकर पत्थर होते हैं ना, उनको बोले थे अवसाद होते हैं। अब ये बाप बोल्डर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जोधपुर में पाए जाते हैं, और किस काल के हैं, काल क्रम याद रखना जरूरी है। काल जो है किस काल के हैं, तो पर्मो कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस इस काल के हैं। काल पूछे तो पर्मो कार्बोनिफेरस काल के हैं, जोधपुर में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, हिमानीकृत कंकर, बस इतना ही कंकड़ याद रखना है ना। इसके बाद में आपको याद रखना है एक और इम्पोर्टेंट बात है, 8वें नंबर का है जलपट्टी। आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कुबड़ पट्टी, यह याद रखना जलपट्टी। अभी जलपट्टी है क्या, तो देखो जलपट्टी है कि पोखरन से लेकर के और मोहनगढ़ तक, कहाँ तक, मोहनगढ़। तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 60 किलोमीटर याद रखनी है आपको, ठीक है। कई एग्जामों के अंदर कई बुक जो गाइड्स हैं उनके अंदर लिख रहा होगा ये कि 64 किलोमीटर है, तो आपको याद रखनी है ये वाली 64 भी याद रख लेना आप, है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट ये 60 ही है, ठीक है। तो पोखरन से लेकर मोहनगढ़ तक के मध्य में 60 किलोमीटर की जो जलपट्टी है ना पूरी उसको बोला जाता है जलपट्टी। एग्जाम क्वेश्चन आएगा जलपट्टी स्थित है तो पोखरन से लेकर मोहनगढ़। इसी जलपट्टी के ऊपर एक घास पाई जाती है, घास, उसका नाम है सेवन। जो सेवन घास है फ्रेंड्स, वो सेवन घास पाई जाती है इसके ऊपर, है ना सॉरी, सेवन घास पाई जाती है जलपट्टी को। और कौन सी घास है, सेवन घास पाई जाती है। यहाँ पर एक प्रजनन स्थल, इसकी मतलब गोडावन की प्रजनन, इस सेवन जो घास है ना, इस सेवन घास में कौन सा, गोडावन, तो ये गोडावन की प्रजनन स्थली है, प्रजनन स्थली। गोडावन की प्रजनन स्थली कौन सी है, तो सेवन घास जो है वो गोडावन की प्रजनन स्थली है, ठीक है। इसके अंदर इस जो जलपट्टी है, इस जलपट्टी के अंदर एक मतलब वो मिलता है, क्या मिलता है, एक खनिज है जिसका नाम है रॉक फॉस्फेट। तो एग्जाम कई बार पूछ लिया जाता है कि रॉक फॉस्फेट जो नाम का है कौन सी जलपट्टी में, किस क्षेत्र में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि रॉक फॉस्फेट जो है वो इस जलपट्टी के अंदर आता है, ठीक है। इसके बारे में एक बात फ्रेंड्स और बच जाता है, एक आध फैक्ट्स है, वो ये है नोमा कि आकलवुड फॉसिल पार्क, मैंने आपको बताया था आकलवुड फॉसिल पार्क, इसी को बोला जाता है जैविक उद्यान, है ना, या राष्ट्रीय मरु उद्यान। लेकिन इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान अभी है कहाँ, तो जैसलमेर में है। मैंने आपको पहले बताया था ना उधर कि जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हैं उनके अंदर उसका उदाहरण है ये, है ना, बताया था पिछली वीडियो में, है ना। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान बोला जाता है, ये है जैसलमेर के अंदर है। अभी किस काल का है, तो जुरासिक काल का है, ठीक है। जुरासिक काल के अवशेष मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको और पूछे एग्जाम के अंदर कि ये जो है ना ये जीवाश्म उद्यान स्थित कहाँ पर है, तो आपको बता देना है जीवाश्म उद्यान जैसलमेर के अंदर स्थित है। क्या कौन से समय का है, तो जुरासिक कालीन समय का है। बस आपको ये 2 फैक्ट याद रखने हैं इसके संबंध में, ठीक है। अब एक पॉइंट और है 10वां, ये लास्ट है, इसके बाद में पूरा ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। 10वां फैक्ट है मरुस्थल का मार्च।
मरुस्थल का मार्च, ये मरुस्थल का मार्च क्या है? मरुस्थल का मार्च, ठीक है। अब ये मरुस्थल का जो मार्च है, अब ये है क्या? मरुस्थल का मार्च किसे बोलते हैं ना? तो मरुस्थल का मार्च बोला जाता है मरुस्थल का आगे बढ़ना, ठीक है। क्या होता है मरुस्थल का मार्च? क्या है मरुस्थल का? क्या बनना? आगे बढ़ना। अब मरुस्थल का आगे बढ़ना, अब लिख लीजिएगा, मैं एक बोल रहा हूँ शब्द को, मेरे से बोला नहीं जा रहा, कि मरुस्थल का आगे बढ़ना। मरुस्थल का मार्च क्या कहलाता है? मरुस्थल का आगे बढ़ना, बस इतना ही। अब ये कैसे बढ़ रहा है मरुस्थल का आगे? तो साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट इधर की साइड में ये बढ़ रहा है। आपसे एग्जाम में ये दिशा पूछी जाएगी तो कौन सी दिशा में मरुस्थल बढ़ रहा है? तो साउथ वेस्ट से लेकर साउथ नॉर्थ ईस्ट तक ही बढ़ रहा है। बस आपको इसी के साथ ये जो पहला चैप्टर था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। अब इसी के साथ ये पूरा चैप्टर तो ख़त्म नहीं होता है, अभी एक पार्ट था इसका कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वो ख़त्म हो गया है ना। अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पोर्शन है, इसका बोलते हैं अरावली, ठीक है। अरावली के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको अरावली का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो बता देता हूँ। और अरावली ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। उनका कोई वो नहीं है कि वो नहीं पूछ जाते हैं ना। तो उनके बारे में तो आपको डायरेक्टली इस पर रूप से याद होना चाहिए कि इसके अंदर है क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है ना। देखो अरावली, अरावली, अब अरावली के बारे में डिस्कस करने से पहले देखो ये चीज़ें हैं कि अरावली के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अरावली में जो चीज़ें हैं वो क्या है ना। तो अरावली के अंदर आपको सबसे पहले जब मैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा रहा था तभी मैंने बोला था कि अरावली के अंदर वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर कि इसका पहले आपको इतिहास जानना होता है किसी चीज़ का, है ना। तो इतिहास जानने से अब ऐसे इसी का इतिहास नहीं होता है कि इसकी उत्पत्ति के संबंध में पूछा जाता है कि उत्पत्ति किस काल में हुई थी और किस काल से लेकर इसी चीज़ों को माना जाता है, इसका उत्पत्ति कब हुई और क्या थी चीज़ें, तो वो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी उत्पत्ति को लेकर के। आप जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे कि वैसा ही लिख लेना बस, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति जो हुई थी, उत्पत्ति के बारे में डिस्कस करूँ तो उत्पत्ति इसकी हुई थी महाकल्प। अब महाकल्प में पूछा जाए तो आपको बताना है आद्य महाकल्प, और अगर काल में पूछा जाए तो पिछले बताया था ना आपको ना, तो प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन काल। अगर आपसे काल पूछा जा रहा है तो आपको बताना है प्री कैम्ब्रियन काल, और आपसे महाकल्प पूछा जा रहा है तो आद्य महाकल्प के अंदर हुई थी, ठीक है। आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से ही याद रखनी है कि काल पूछा जाता है तो प्री कैम्ब्रियन काल, और अगर ये पूछा जा रहा है कि महाकल्प पूछा जा रहा है तो आद्य महाकल्प में, है ना। आपको दोनों चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना। आगे देखिए, ये तो हो गया इसका काल, है ना। इसके बाद में आपसे पूछा जाए कि इसके काल में इसका विस्तार, इसको मूल स्थान है, सॉरी, अगर आपसे पूछा जाए इसका मूल स्थान कहाँ है, मूल स्थान का मतलब होता है इसकी जो उत्पत्ति के संबंध में ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है अरावली। तो मूल स्थान पूछा जाए इसके बारे में 2-3 फैक्ट अलग अलग हैं, वो आपको याद रखना है। मूल स्थान पूछा जाए ना तो वो तो है अरब सागर, है ना। सागर पूछे में तो अरब सागर है। मूल स्थान में अगर ऑप्शन में दे रखा है अरब सागर तो आपको अरब सागर टिक करके चले जाना है। ऑप्शन में दे रहा हो लक्षद्वीप, ऑप्शन में दे रखा हो लक्षद्वीप तो आपको लक्षद्वीप टिक न करना है। और अगर उसमें दे रखा हो मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, तो आपको ये रखना है ना। मूल स्थान अरब सागर आपको पता हो तो अरब सागर है, देखिए ठीक है, ये अरब सागर है। इस अरब सागर के अंदर ही आपको पता हो तो ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप इसी के अंदर है। इसी लक्षद्वीप का एक पोर्शन है मिनिकॉय द्वीप, ठीक है, इसी के अंदर आता है। तो उसके अंदर तो स्टार्ट कहाँ से होती है? मिनिकॉय द्वीप से स्टार्ट होती है। द्वीप पूछा जाए और इसके अंदर पूछा जाए कि लक्ष्य किस में है तो लक्ष्य आपको ऑप्शन एक ही मिलेगा। आप ये मत सोचना कि ये तीनों, मैंने 3 चीज़ें लिख दी है, एग्जाम में आपसे एक ही ऑप्शन पूछा जाएगा और आपको जब में जो भी ऑप्शन मिले आपको कर देना है मूल स्थान, ठीक है। अब पूछा जाए कि भारत में कहाँ से स्टार्ट होती है, भारत में प्रारंभ मतलब भारत में मूल स्थान कहाँ से है, तो आपको याद करना पालनपुर से, पालनपुर गुजरात। पालनपुर गुजरात से लेकर कहाँ तक है ये आंवले का विस्तार, कहाँ तक है, तो आपको याद रखना है दिल्ली, रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स,
अब बताओ तो आपको पता है रायसीना हिल्स पर आपका जो हमारा जो राष्ट्रपति भवन है ना, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है ना दिल्ली के अंदर, वो इसी पहाड़ी पर है, रायसीना हिल्स के, दिल्ली की जो रायसीना हिल्स है। तो भारत में जो इसका प्रारंभ होता है वो पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होती है और दिल्ली रायसीना हिल्स तक है ना। अब मैंने आपको मूल स्थान यहाँ पे भी बता दिया, इसका मूल स्थान कहाँ से है, आपको उसको भारत में भी बता दिया मैंने मूल स्थान कहाँ से। अब राजस्थान की पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद होंगे तो राजस्थान में कहाँ से स्टार्ट है ये, राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ होती है अरावली, तो राजस्थान में प्रारंभ होती है ये आपका नीचे से, ऊपर से याद कर लो आप तो है ना, ऊपर से याद कर लो या नीचे से कैसे भी याद कर लो, अगर नीचे से याद करोगे तो भी ठीक है, ऊपर से याद करोगे तो भी ठीक है। तो ऊपर कैसे भी याद कर लो, खेतड़ी झुंझुनू से लेकर के, कहाँ से, खेतड़ी झुंझुनू से लेकर खेड़ ब्रह्मा पाली तक है, सॉरी खेड़ ब्रह्मा सिरोही, खेड़ ब्रह्मा सिरोही, ठीक है। अब आपको ना ऊपर से कैसे भी याद कर लो इसका है ना। तो देखो मूल स्थान से लेकर के और उत्पत्ति स्थल से लेकर के आगे की जो भी चीज़ें हैं वो ऐज इट इज आपको याद रखनी है इनको, कि इसका राजस्थान में विस्तार कहाँ पर है, भारत में स्टार्ट कहाँ से होती है, मूल स्थान क्या है और उत्पत्ति स्थल क्या है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। इसकी जो तुलना है ना, तुलना अभी मैं लिख देता हूँ इसकी तुलना। इसकी तुलना किससे की जाती है, तो अपलेशियन पर्वत से, अपलेशियन पर्वत से इस तुलना किससे की जाती है, तो अपलेशियन जो पर्वत है उससे तुलना की जाती है इसकी, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ मैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में इसका मैं आपको 3 चीज़ें याद रखनी है इसकी, 3 चीज़ें याद क्या रखनी है, किसी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई राजस्थान में कितनी लंबाई है इसकी, राजस्थान में लंबाई, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं और अलग अलग आपको याद रखनी है। टोटल लेंथ पूछे इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो वो है 692 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में कितनी है, तो 550 किलोमीटर, ठीक है। औसत ऊंचाई, अब आपको इसके दौरान 2 याद रखनी है। जब इसकी उत्पत्ति हुई थी ना फ्रेंड्स, है ना, तो उत्पत्ति के समय जब उत्पत्ति हुई थी ना इसकी, ये उत्पत्ति आदमानव, तब इसकी जो औसत ऊंचाई थी ना वो थी 2800 मीटर, कितनी थी, 2800 मीटर। लेकिन अभी वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई पूछे ना आपसे तो वो बताने नहीं आपको 930 मीटर, इतनी है। ये किलोमीटर में नहीं है, यहाँ तक ना मीटर में है, मीटर में ये है ना, ये किलोमीटर है यहाँ तो, लेकिन यहाँ पे भी किलोमीटर है, ये मीटर है। देखो कुल लंबाई था, जैसे ये कुल लंबाई का मतलब है कि 692, मतलब पालनपुर से लेकर के रायसेन तक ये कुल लंबाई है इसकी, इतनी है ना। लेकिन राजस्थान में पूछे ना कुल लंबाई कितनी है, तो इसको है 550 किलोमीटर, और ये औसत ऊंचाई तो 930 मीटर, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको इसके संबंध में, कि इसका विस्तार कितने जिलों में, सॉरी इतने स्टेटों में, तो विस्तार कितने स्टेटों में, देखो इसका है गुजरात में, आपको पता होगा गुजरात से स्टार्ट हो रही है, गुजरात, फिर राजस्थान में आती है, उसके बाद में आपको पता होती है हरियाणा जाती है, हरियाणा से दिल्ली, ठीक है ना, हरियाणा से दिल्ली है ना, ये विस्तार था इसका, है ना। आपको याद रखनी है 4 चीज़ें, कैसे याद रखनी है वो ये देख लो, कि इसका जो विस्तार है ना गुजरात में है, उसके बाद में राजस्थान में है, हरियाणा में और दिल्ली के अंदर है। तो देखो मैंने कितनी बातें बताई आपको, उत्पत्ति, मूल स्थान, राजस्थान, भारत में इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, राजस्थान में प्रारंभ कहाँ से होता है, इसकी तुलना किससे की जाती है, और ये चीज़ें, और ये वाले विस्तार इसका, है ना। तो ये था इसका ब्रीफ, है ना। इसके बाद में और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अब डिस्कस करते हैं। अभी देखिए, अब आपसे पूछा जाए, अब ये तो सारी चीज़ें आपको एक साथ याद करनी है। अब मैं जो लिख रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको, आप इसके उपनाम और याद कर लेना, यहाँ पर लिख लेना इसे कोष्टक में। इसको मेरू पर्वत बोला जाता है, मेरू पर्वत, इसको परिपत्र पर्वत भी बोला जाता है, परिपत्र पर्वत, इसको आड़ा वाटा भी बोला जाता है, आड़ा वाटा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये सारे इसके उपनामों को लेकर के, इसके आड़ा वाटा पर्वत इसको कहाँ बोला जाता है, या परिपत्र है, या मेरू पर्वत किसे बोला जाता है, ठीक है। तो अगला याद रखना है आपको। अब यहाँ से आप ये सारी चीज़ें जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एक साथ याद रखनी है आपको इधर वाली। अब यहाँ से आप ए पॉइंट डाल के याद रखना है ना, ए पॉइंट डाल लेना, और अब लिखना किसका सर्वाधिक, अरावली का सर्वाधिक, मैं लिख देता हूँ अरावली, है ना,
अरावली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो अरावली में आप याद करना है, इस अरावली का सर्वाधिक विस्तार पूछा जाए, सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है। तो देखो पहली बात याद रखनी सर्वाधिक विस्तार, दूसरे पॉइंट बी में याद करना है न्यूनतम विस्तार। अब इसका सर्वाधिक विस्तार का मत कहाँ पर है, तो वो है उदयपुर में, ठीक है। और न्यूनतम विस्तार पूछा जाए तो वो है अजमेर में, ठीक है। सी पॉइंट में याद करना है आपको, इसकी सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है, सर्वाधिक ऊंचाई पूछे या न्यूनतम ऊंचाई पूछे, ये लिखाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल है ना। सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है इसकी, तो आपको याद रखना है कि सबसे ऊंची चोटी गुरु से करे तो उसको मतलब सुरोई के अंदर है, और सबसे जो छोटी है वो है जयपुर में, ठीक है। तो देखो सर्वाधिक ऊंचाई पूछे या विस्तार पूछे, है ना, इनको अलग अलग समझना है। सर्वाधिक विस्तार पूछा जा रहा है उदयपुर में बोलना है, सब न्यूनतम विस्तार पूछा जाए तो अजमेर में है, सर्वाधिक ऊंचाई है तो सुरोई के अंदर है, न्यूनतम ऊंचाई है तो जयपुर के अंदर है, ठीक। ये चीज़ें अलग अलग आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इसका जो अरावली है, राजस्थान में अरावली की चौड़ाई, राजस्थान में अरावली की चौड़ाई, राजस्थान में अरावली की जो चौड़ाई है ना वो किधर की साइड बढ़ती है, आपको याद रखना है। तो किधर बढ़ती है, ये चौड़ाई बढ़ती है, किधर साइड बढ़ती है, तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, किधर साइड बढ़ती है फ्रेंड, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है वो बढ़ती है। अब एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है कि अरावली की जो चौड़ाई वो किधर साइड बढ़ती है, तो आपको याद रखना है अरावली की जो चौड़ाई है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, ठीक है। अब मैं बात करूँ आगे, इस डी ई हो गया। ऐप की बात करूँ, ऐप पॉइंट है अलग है, देखो ये 6वां पॉइंट है कि इसके अंदर जो है ना आकृति कैसी है, इसकी अरावली की आकृति, तो आपको याद रखना है तानपुरे के समान, इसकी आकृति तानपुरे के समान है, ठीक है। आपको याद रखना है DEF में याद रखना है आपको कि इसका जो सर्वाधिक चौड़ाई है ना, इसकी सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ है, बांसवाड़ा में, ठीक है। सर्वाधिक चौड़ाई पूछे तो बांसवाड़ा के अंदर है। आपको ये सारे जितने फैक्ट लिखे हैं ना मैंने 7 फैक्ट, ये आपको इम्पोर्टेंट करके अच्छे से याद रख लेने हैं, है ना। अब मैं बात करता हूँ, एक पॉइंट और याद कर लो, ये इसी के साथ में कि इस अरावली को BHI करके याद रख लेना कि जो अरावली है ना, इस अरावली को 2 भागों में बांटती है एक रेखा, अरावली को 2 भागों में बांटने वाली रेखा, क्या नाम है उसका, वो रेखा है उसका कौन सी है, तो 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर जो रेखा है इस अरावली को ये 2 भागों में बांट देती है। तो देखो 8 जो मैंने लाइनें बताई हैं आपको, इनको आप अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा अपन अब इसके जो अंदर की चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत चीज़ें हैं ना, इसके अंदर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो वो अदर महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल में अपन को याद रखना है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। अब एक बात और उत्पत्ति के संबंध में बता देता हूँ, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर देख लो उत्पत्ति संबंध पूछा जाए ना, तो ये इसका उत्पत्ति ऐसे पूछा जाए, ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन और आ जाता है, यहाँ अगर लिख लेना कि इसका जो उत्पत्ति हुई थी ना, गोंडवाना लैंड जो था ना, गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड था ना, इस गोंडवाना लैंड के में जो बलन हुआ था ना, अब बलन का मतलब होता है कि ये कोई सागर होता है, सागर में ना ऊपर नीचे जो इसके अंदर उसको बलन पड़ते हैं ना, जैसे कोई भी प्लेट है नीचे जाती है, वो बात की बात है, छोड़ो, आप तो याद कर लेना खाली गोंडवाना लैंड के में बलन की प्रक्रिया से भी इसका निर्माण हुआ था अरावली का। तो देखो ये चीज़ आपको और याद रख लेनी है ना। अब आगे अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर की चीज़ें क्या है, अरावली को कितने भागों में बांटा गया है, अरावली की जो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, इसके अंदर कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन से पठार हैं, कौन कौन से इसके अंदर चोटियाँ हैं, तो वो सारी चीज़ें अपन अभी देखते हैं।
चलिए फ्रेंड बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। देखो अभी आपको याद रखनी है वो सारी चीज़ें कि देखो मैं आप लिख देता हूँ इसको, आपको ऐसे लिख के और यूँ करके एक डायग्राम बना लो आप तो ऐसा, ठीक है। एक डायग्राम बना लो छोटा सा, जिससे आपको ये चीज़ सारी क्लियर हो जाए एक साथ ही, है ना। आपको याद रखनी है उत्तरी अरावली। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली, यहाँ लिख देता हूँ मध्य अरावली और यहाँ लिख देता हूँ दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और यह है दक्षिणी अरावली, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है इन तीनों अरावलियों को करने के बाद में कि जो उत्तरी अरावली का विस्तार है कहाँ से, अब इसमें लिख देता हूँ विस्तार, ठीक है। तो आपको देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, आपको तो बस इतना करके और इतनी ही याद रखनी है चीज़ें, बस बात ख़त्म। तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार होता है, आपको पता हो तो झुंझुनू से लेकर के, उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ से है, झुंझुनू से लेकर के जयपुर तक, ठीक है। मध्य अरावली का विस्तार कहाँ से है, देखो जयपुर से लेकर के राजसमंद तक, ठीक है। इसका और दक्षिणी अरावली का राजसमंद से लेकर सुरुई तक, बस ये लो हो गई याद, ठीक है। अब आपसे वापस पूछा जाए, अब वापस बताने की जरूरत थोड़ी है। अब देखो झुंझुनू से स्टार्ट किया अपन ने, ठीक है, जयपुर तक, जयपुर से राजसमंद तक, राजसमंद से सुरुई तक। दक्षिण अरावली का विस्तार पूछे तो यहाँ तक है, इसका विस्तार पूछे तो यहाँ है, इसका विस्तार पूछे तो यहाँ है। अब इनके अंदर सर्वोच्च चोटी है सबकी, सर्वोच्च चोटी। तो इस उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कितनी है, 1055 मीटर, ठीक है। इसी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो गोरमजी, गोरमजी ये, ठीक है। गोरमजी की जगह आप टोडगढ़ भी याद रखना, टोडगढ़, ठीक है। कितनी है, तो 933 मीटर, ठीक है। और इसकी दक्षिणी अरावली की पता ही है आपको, तो गुरु शिखर, गुरु शिखर, बस कितनी लंबाई है, 722 मीटर, ठीक है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई। तो ये तो थी इसके बारे में नॉर्मल बातें थी कि उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ तक है, तो देखो कहाँ तक गिरा, रघुनाथगढ़ गौरव, ठीक है। उत्तरी अरावली विस्तार पूछे, ये तो थी इसके बारे में नॉर्मल बातें थी। अब इस बारे में आपसे ये पूछा जाए, इसके अंदर का पूछा जाए, इसके अंदर कौन कौन सी चोटियाँ हैं, इसके अंदर सबसे सारी चोटियाँ और इसके अंदर भी सारी चोटियाँ, कौन कौन से पठार हैं, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो वो देखो सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी यहाँ, तो है ना। तो अब मैं बताता हूँ इसके अंदर अन्य चोटियाँ हैं ना वो कौन कौन सी हैं, तो देखो अन्य चोटी, तो सबसे पहले आपको पता ही है रघुनाथगढ़ 1 नंबर हो जाएगी। दूसरे नंबर पे मैं लिख भी सकता हूँ, दूसरे नंबर पे ना आपको याद रखना, पहले नंबर पे तो यही है, दूसरे नंबर पे याद रखना आपको खो, ठीक है। तीसरे नंबर पे याद रखना आपको भरोच। नो क्रम से याद रखना, ऐसा नहीं आप कोई सी भी रघुनाथगढ़ पहले बोल रहे हो, ये भरोच पहले बोल दिया, रघुनाथगढ़ बाद में बोल दिया, खो बाद में बोल दिया, ऐसे नहीं, रघुनाथगढ़ खो भरोच ऐसे ही याद करनी है जैसे मैं क्रम बोल रहा हूँ। 4 नंबर पे याद रखनी है सॉरी सर, 4 नंबर पे आपको याद रखनी है बरवाड़ा। 5 नंबर पे आपको याद रखनी है बावाई, कौन सा है, बावाई। 6 नंबर पे याद रखना है आपको बिलाली, ठीक है। 7 नंबर पे याद रखना है आपको बैराट। 8 नंबर पे याद रखना है आपको सरिस्का, ठीक है। 9 नंबर पे याद रखना है आपको भानगढ़ और 10 नंबर पे याद रखना है आपको जयगढ़ और 11 नंबर पे याद रखना है आपको नाहरगढ़, 12 नंबर पे याद रखना आपको बालागढ़। ये सब आपको याद रखनी पड़ेंगी और जो भी क्रम से याद रखनी पड़ेंगी। अब देखो इनके कोई भी ट्रिक बना लेना आपको, देखो भरोच, बरवाड़ा, बवाई, बिलाली, बैराट, सरिस्का, भानगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़ या बालागढ़ है, ठीक है। आपको एक क्रम से याद रखनी है सारी बातें, है ना। आपको पूछे खो, भरोच, बिलाली जो भी है ना। उसके बाद में अरावली का पूछे, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली, कोई भी उधर से बातें पूछें आपको, तो सब बातें आपको अच्छे से इम्पोर्टेंट करके ही याद रखनी है, ठीक है।
अब इसकी कौन कौन सी चोटी, ये तो इसका पोर्शन जितना भी था ये उत्तरी अरावली का ख़त्म हो गया। अब डिस्कस करेंगे कि मध्य अरावली है ना, फिर आप याद करेंगे दक्षिणी अरावली की में कौन कौन सी हैं। तो आपको मध्य अरावली के अंदर तो ये टोडगढ़ और गोरमजी यही, और एक और है तारागढ़। इस तारागढ़ की जो लंबाई है वो 873 मीटर। ठीक है, तो आपको पहले नंबर पे याद करनी है, दूसरे नंबर पे याद करनी है, बस उसके बाद में याद करनी नहीं है। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये बात है कि इसके अंदर को एक पहाड़ी है। क्या है? पहाड़ी। ठीक है, ये तो इसके सामने पहाड़ी तो थी, लेकिन इसके अंदर एक पहाड़ी पाई जाती है, इसको बोलते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ी। मेरवाड़ा एग्जाम क्वेश्चन आ जाए तो आपसे मेरवाड़ा की पहाड़ी पाई जाती है, मेरवाड़ा की पहाड़ी स्थित है, तो आपको याद कर बोलना है अजमेर में। कहाँ पर है मेरवाड़ा की पहाड़ी? तो वो मेरवाड़ा की पहाड़ी है अजमेर के अंदर। ठीक है, मेरवाड़ा की पहाड़ी कहाँ पर है? मेरवाड़ा की पहाड़ी अजमेर के अंदर स्थित है। ये इसके बाद में सबसे मेन पूछा जाएगा आपसे इसके अंदर दर्रे कौन कौन से पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि देखो बर दर्रा, तो ये कहाँ पर है? पाली में। एक है, आपको याद रखना है शिवपुरी। ठीक है, अब इनको क्रम से याद करने की जरूरत नहीं है, आप इनको तो कैसे भी याद कर लेना, ये है क्रम से याद करने वाली चीज़ें। बड़दर्रा, शिवपुरी, झीलवाड़ा, एक है सूराघाट, एक है आपका अरनिया। ठीक है, तो एक है पाखेरिया। पाखेरिया, ठीक है ना। ये जितनी भी मैंने आपको दर्रे और जो पहाड़ी बताई है इम्पोर्टेंट, ये जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि मेरवाड़ा की जो पहाड़ी है ना वो कहाँ पाई जाती है ना, तो मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो पाई जाती हैं वो अजमेर के अंदर। दर्रे हैं बड़दर्रा, शिवपुरी, सूराघाट, आरनिया, है ना, और ये पाखेरिया, दर्रे हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये था दूसरा नंबर का जो पोर्शन था वो, है ना। अब तीसरा है दक्षिणी अरावली। अब दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटियाँ कौन कौन सी हैं, तो देखो दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी बता दी मैंने आपको, गुरु शिखर है। ठीक है ना, इसके अलावा इसका जो विस्तार है ना ये दो अलग अलग है दक्षिणी अरावली का। एक तो है, एक को बोलते हैं आवुर्द अरावली। आवुर्द अरावली, इस आवुर्द अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। ठीक है ना, और एक है मेवाड़ अरावली। मेवाड़ अरावली, इस मेवाड़ अरावली की सर्वोच्च चोटी है जरगा, जो कितनी है? 1431 मीटर, इसकी 1722 मीटर। ठीक है, मेवाड़ अरावली की सर्वोच्च चोटी पूछे तो वो है जरगा, और आवुर्द अरावली पूछे है तो गुरु शिखर। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे ये पहाड़ियाँ जैसे यहाँ बताई थी ना पहाड़ी, ऐसी ऐसी यहाँ पर पहाड़ी पाई जाती है। अब ये आपको क्रम से याद करनी जरूरी है। ठीक है, तो देखो मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो एक तो है कोकरा। ठीक है, 2 नंबर पे याद रखना आपको बिजराल। कोकरा, बिजराल, दिवेर और खमनौर। दिवेर और खमनौर। ठीक है, अब ये जो चारों पहाड़ी है ना ये तो पाई जाती है राजसमंद में। ठीक, कहाँ पाई जाती है? कोकरा, बिजराल, दिवेर और खमनौर तो पाई जाती है राजसमंद में। और दो और हैं जिसका एक तो है गोगुंदा, और एक और है मैं याद आते ही बता दूंगा आपको। हाँ सॉरी, एक है गोगुंदा, एक है बिच्छामेड़ा। बिच्छामेड़ा, ये दोनों के दोनों उदयपुर में है। ठीक है, तो देखो कोकरा, बिजराल, दिवेर और खमनौर तो ये तो राजसमंद में, गोगुंदा और बिच्छामेड़ा ये उदयपुर के अंदर है। ठीक है ना, अब इसके अंदर कुछ दर्रे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ दर्रे पढ़े थे ना अपन, ऐसे कैसे अपने को यहाँ दर्रे पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ दर्रे कौन कौन से हैं, तो देखो देवारी, हाथी, आपको याद रखना है। एक तो याद रखना है आपको देवारी, एक याद रखना है आपको हाथी, एक याद रखना है आपको फुलवारी। ठीक है, एक याद रखना आपको केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल। ठीक है, एक याद रखना आपको गोरम घाट। एक याद रखना आपको कमली घाट। एक याद रखना आपको देसूरी। इनको क्रम से याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है ना, इनको क्रम से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको तो ये याद रखनी है कमली घाट, देसूरी, गोरम घाट, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, और ये हाथी नाल और देवारी नाल।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था, आपको ये सारे इम्पोर्टेंट करके ही याद रखने हैं ना, इन सबको याद। एक पहाड़ी और रह गई थी, सॉरी, वो भी देख लो। एक है कुकरा की पहाड़ी, कुकरा लिख दिया, सॉरी लिख दिया था, है ना। आपको ये सारे जो भी मैंने बताया आज आपको अरावली के संबंध में, है ना, ये अरावली का पूरा जितना भी डिवीज़न बताया, इसके बारे में अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे अपन पठार पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसके अंदर जो दर्रे हैं वो सारे, ये तो बता दिए मैंने, इसके अंदर स्पेशल रूप से दर्रे थे, लेकिन कुछ दर्रे इन्हीं को रिपीटेशन करूँगा बाद में, तो आपको इस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उनको। बाकी इसका एक छोटा सा पोर्शन बचा है, उसके बाद में ये पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, और कल शायद ये पूरा जो पहला चैप्टर है भौतिक प्रदेश ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप इनको अच्छे से अपना पढ़ना, याद रखना और बेस्ट तरीके से पढ़ाई करना अपनी। ठीक है फ्रेंड्स, और अच्छे से पढ़ाई करो, याद चीज़ें हो जाएंगी आराम से। ठीक है, और बेस्ट तरीके से पढ़ाई करो अपनी। ठीक है, अपन नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।